नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो गीत, गजल, छंद मुक्तक आदि लिखती हैं और बेहतर मंच संचालिका हैं। आप हैं ममता लड़ीवाल जी। ममता लड़ीवाल जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए बड़े बिल्कुल। बेकरार हैं। पहला प्रश्न हम आपकी तरफ चलते हैं कि आपको लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? लेखन की शुरुआत मैंने अपने 15-16 साल की उम्र में की थी, जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ जी। और ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल से आई तो वो थे और मैं मार्केट के लिए 5 मिनट में मार्केट गई थी और जब लौटी तब वो नहीं थे। तो वो पीड़ा मेरे अंदर काफ़ी समय रही जो मैंने घर में कभी किसी से कही नहीं। जी जी जी। और वही पीड़ा एक रचना के माध्यम से, वो पहली मेरी रचना थी जो मैंने लिखी। क्या उस रचना के कुछ बोल याद होंगे आपको? जी, हम चाहेंगे दर्शकों को। जी। कभी एक आकृति हंसती खेलती हुई देखी थी मैंने। वाह। कभी एक आकृति कुछ स्पष्ट हंसती खेलती हुई देखी थी मैंने। जी। आज भी देखी है मैंने फिर वही आकृति, किंतु दुखी आंसुओं में भीगी हुई। वाह। क्या यही मेरी कल्पना थी? क्या यही मेरी चाहत थी? ऐसा तो सोचा न था मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी। वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो पहली रचना आपको याद है। ज़्यादातर लेखक अपनी पहली रचना को भूल जाते हैं क्योंकि वो दिल के बहुत करीब है। जी जी, इसलिए मुझे याद है। ममता जी, जैसा कि हमने सुना है और हमारे दर्शकों ने भी सुना है और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप दर्द, विरह और पीड़ा के ऊपर बहुत लिखती हैं। जी। एक लेखक इस तरह की जो वेदना है वो किसी के प्रेम में या किसी के दर्द में या प्रेम ना प्राप्त करने की वजह से लिखता है। क्या कारण है आप इस तरह की वेदनाओं पर लिखती हैं? यहीं से मेरी दूसरी रचना शुरू होती है जी। जो मैंने 16 साल की उम्र में लिखी होगी। वो उम्र जब लोग प्यार, श्रृंगार, खुशी की जी चीजें जी लिखते जी हैं। जी जी जी। मैंने एक रचना लिखी थी, 2-4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इतना प्यार न दो, इस तरह न मुझे देखो, मेरे करीब मत आओ, यो न तड़पाओ कि सह न सकूंगी तुम्हारी जुदाई। तो ये रचना मैंने शुरुआत में लिखी जब इश्क मोहब्बत में ज्यादा समझती नहीं थी। जी 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 जी। और अब तक मेरे अंदर वो एहसास बाकी है। तो मैंने एक नज्म कही थी, उसकी भी 2-4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ कि इस जन्म में तो ऐसा हुआ कुछ नहीं, जाने किस जन्म के हिज्र का दर्द है। नौजवानी में पकड़ा था जब ये कलम, तब भी मैंने विरह ही लिखा था सनम। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप 16 साल की उम्र में इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ी थी। जब आप इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ी तब कौन सी रचना आपने लिखी थी? मैंने तब कोई रचना इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने जैसे पसंद किया, मुझे पता चला मेरी एक सहेली उसे पसंद करती है। वाह, तो वो जो प्यार था वो हमेशा एक तरफा रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्ती ज़्यादा अहमियत रखती है जी। और तो बस रचना वगैरह वो सब वहाँ कुछ क्या क्या ये जिन साथियों को, जिन लेखकों को, चाहे वो लेखक हों या लेखिकाएं हों, इश्क मोहब्बत में पास नहीं हो पाते या वो नहीं मिल पाता, तभी ये वेदनाएं बनती हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है? अक्सर जब मैं दर्द लिखती हूँ लोगों की प्रतिक्रिया आती है उस पर कि आपने अपने दर्द को अभिव्यक्त किया अच्छे से। जी, और मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, कि जरूरी नहीं है कि हम अनुभव को लिखें। हम आपके दर्द को देखकर, आप दर्द में हैं तो हम उसको भी लिख सकते हैं। हम अपनी कल्पनाएं, कभी तो कहते हैं कि कल्पनाओं में सफर करता है, तो कल्पनाओं से भी लिख सकते हैं। समाज में जो आसपास हो रहा है उसको देखकर भी हम लिखते हैं। ममता जी, आपने अभी बताया कि आपके लेखन पर आपके मित्रों के, शुभचिंतकों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देखा गया है कि आपकी हिटलरगिरी चलती है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम निजी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं पसंद होता, चाहे वो पारिवारिक दबाव होता है या सामाजिक हमारी जिम्मेदारियां होती है जिसको हमें पूरा करना होता है। हम अपने मन की बात को उतना अच्छे से नहीं अभिव्यक्त कर पाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भी अगर हम अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ना कर पाएं तो मुझे लगता है कि हमें वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। कम से कम सोशल मीडिया पर हम अपनी बात को बिना किसी दबाव के कह पाएं,
मुझे लगता है वही सोशल मीडिया की सार्थकता है। बात हिटलरगिरी की हुई थी, वो हिटलरगिरी ये है कि शुरुआत में जब मैं सोशल मीडिया पर आई तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत होता है, अगर आप अपनी फोटो डालेंगे, आप किसी से दोस्ती करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही। मुझे लगा कि मुझे लोगों पर ऐसा प्रेशर बना के रखना चाहिए कि लोग कभी किसी तरह का कोई फायदा ना उठा पाए। अच्छा, क्या ऐसी स्थिति आपके अनुभव के अनुसार ऐसी स्थिति स्त्रियों को ही करनी चाहिए या पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए? 2-4 साल में परिस्थितियां बदली हैं। पहले महिलाएं ही सावधान रहती थी, अब पुरुषों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्कैम जो है वो महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सहभागिता होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने पुरुषों को भी जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पिताश्री भी एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? पापा जो है मेरे जन्म से पहले से वो लिखते हैं, साहित्य, एक पत्रिका का वो संपादन भी करते थे जी। हमारे घर में बहुत सी पुस्तकें रहा करती थी जी जी जी। तो डायरेक्ट कोई योगदान पापा का मेरे लेखन पे रहा हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन चूंकि उनके मित्र बहुत आया करते थे, जिनकी चर्चा हम सुनते थे, उनकी बातें हम सुनते थे, और पुस्तकें बहुत रहा करती थी, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कविताओं की हो, चाहे वो सामाजिक हो। मेरे दादाजी की धार्मिक पुस्तकें बहुत हुआ करती थी। तो साहित्य पढ़ने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ा, घर में साहित्य उपलब्ध था पढ़ने के लिए। क्या बात है, तो वो प्रभाव मुझ पर पड़ा। ये कहें कि वहाँ से आपको शब्दों का भंडार मिला, उन पुस्तकों के माध्यम से, पिताश्री के माध्यम से। भाग्यशाली हैं आपको, आपके बचपन में ही इतने सारे शब्दों का भंडार मिला। हम आगे चलते हैं ममता जी, जैसा कि बहुत सारे लेखक, बहुत सारे व्यक्ति, साहित्यकार भी और जो साहित्य प्रेमी हैं वो भी अक्सर ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो लेखन होता है कविता का या शायरी का, वो किसी के प्रेम में या किसी पिता के प्रेम में, माँ के प्रेम में, अपनी माशूका के प्रेम में या बहन के, उसमें जब वो पास नहीं हो पाते या नहीं मिल पाता या दर्द मिलता तब वो लेखन शुरू करते हैं। ये बात कहाँ तक सच है? दर्द कविता को जन्म देती है, ये बात तो सच है और सभी कवियों ने ऐसे कहा भी है जी। अब ये अलग अलग कवियों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसे अभिव्यक्त करते हैं जी। और दर्द कविता को जन्म देती है, ये बात बिल्कुल सच है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ममता जी, ये भी जानना चाहेंगे हम कि आपकी कितनी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी अभी पुस्तक आई तो नहीं है, लेकिन 2 पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार है, वो बहुत जल्द आने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने सोशल मीडिया की बात कही जी, और आप पिछले 2 दशक से लेखन कार्य कर रही हैं। 2 दशक पहले के लेखन में और आज के लेखन में, जब सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, इस लेखन में क्या फ़र्क आया है, क्या बदलाव आया है, हमारे दर्शकों को बताएं, आप कैसा महसूस करती हैं? 2 दशक पहले का जो लेखन था वो दुनिया के लिए नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता था, गंभीर मुद्दों पर लिखता था, अपने अंतर्मन को भी अभिव्यक्त करता था। सोशल मीडिया का प्रभाव ये है कि हमें किस पर ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा प्रतिक्रिया आएगी, हम कौन से मुद्दे चुने, वो अब जनता के हिसाब से लोग तय करने लगे हैं कि किस बात पर हमें ज़्यादा वायरल हो पाएगी हमारी रचना। तो ये प्रभाव आया है, कहीं हास्य और व्यंग ज़्यादा मुखर होकर सामने आया। जी। आपने हास्य की बात कही, जब आप 2 दशक पहले लिखते थे उस समय गंभीर और चिंतनीय लिखा जाता था, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं या तो फूहड़पन कहें या हसगुल्ला जैसा कहें, ये ज़्यादा लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही जैसा मैंने कहा कि लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिंदगी है वो सभी की भागदौड़ वाली हो चुकी है। तो जो जनता की प्रतिक्रिया आती है वो हास्य पर ज़्यादा आती है जी। और जहाँ प्रतिक्रिया आएगी लेखक तो उसी तरफ चला जाएगा। लेकिन इससे नवयुवक भटकते हैं, उनको साहित्य नहीं मिल पाता, संस्कृति नहीं मिल पाती और संस्कार नहीं मिल पाते। इससे जो युवा पीढ़ी है उसको नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, एक साहित्यकार होने की जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो भी निभानी चाहिए। और हम अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे इस पर भी चिंतन क्या बात है। ममता जी, हम चलते चलते चाहेंगे कि ट्रू मीडिया के दर्शकों को एक अपनी प्रिय रचना बताएं और नावांकुर साथियों को क्या कहना चाहेंगे, ये भी संदेश दें। जी। नावांकुरों को पहले मैं संदेश देना चाहूँगी कि
अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले आप अध्ययन कीजिए, आप अपने वरिष्ठ जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें पढ़िए। और दूसरी बात, मंच के प्रति जो प्रलोभन आजकल हो चुका है, उत्सुकता हो चुकी है कि हम बस लिखना शुरू करें और सीधे मंच पर पहुंच जाएं, वो प्रलोभन थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। और एक निरंतरता, एक अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को जो एक लेखक के प्रति होनी चाहिए उसे अवश्य निभाएं। और मेहनत, लगन हर क्षेत्र में आपको सफलता देती है, तो इस क्षेत्र में भी मेहनत और लगन जरूरी है। ममता जी, आपकी रचना सुनने से पहले एक और प्रश्न आया कि आपके मन संचालन को हमेशा सराहा जाता है, क्या बात है? एक तो आपका, लोगों का कहना है कि आपका कंठ बहुत सुरीला है और आपकी जो मन संचालक की जो प्रस्तुति है बेहद है, उम्दा है, ऐसा लोगों का मानना है। आप कैसा महसूस करते हैं? पहले तो तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी। और मुझे ये लगता है कि अगर आदमी मन से दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है तो वो उसके बातचीत में, वो उसके चेहरे पर झलकता है। और संचालक जो होता है वो एक सूत्रधार होता है, कवियों और जनता के बीच का एक सूत्रधार होता है। तो अगर वो जनता के प्रति भी अच्छे भाव रखेगा, वो कवियों के प्रति भी अच्छे भाव रखेगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा, लोग उसे अवश्य पसंद करेंगे। तो व्यावहारिक होना एक संचालक के लिए बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम आपकी रचना के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी। और ये वायरल मुक्तक है जो मेरे नाम से पहचाना जाता है। क्या बात है। चाक पे चढ़ के बिठलने में वक्त लगता है, वाह वाह वाह। कच्ची माटी को भी पकने में वक्त लगता है, जैसा तू चाहे बना लेता मुझको आहिस्ता, वाह। एक रंग दूजे पे चढ़ने में वक्त लगता है। वाह 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 वाह, बहुत। चाक पे चढ़ के बिठलने में वक्त लगता है। बहुत खूबसूरत रचना आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।